नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा, विश्व ने भारत की ताकत को देखा है। बिजली मंत्री ने कहा, सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों का आयात नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और निजी प्रयोगशालाओं को NABL मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। सरकार ने कोविड महामारी के कारण JEE और नीट की परीक्षाएं स्थगित की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन करेंगे। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लेह में सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुलनीय है और ये देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है और ऐसी ताकतें मिट गई हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस पर्वत चोटी से भी ऊंचा है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के रक्षा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की बहादुरी का संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायरगोई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इससे पहले प्रधानमंत्री कल सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि सेना की बदौलत देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। रक्षा मंत्री ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन करेंगे।
इन समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके अष्टांगिक मार्ग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करेंगे। धम्म चक्र दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व भर में बौद्ध धर्मावलंबी इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और किरेन रिजिजू भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मंगोलिया के राष्ट्रपति का विशेष संदेश पढ़ा जाएगा। सदियों से मंगोलिया में संरक्षित भारतीय मूल की मूल्यवान बौद्ध पांडुलिपि श्री कोविंद को भेंट की जाएगी। ये दिन गुरुओं के प्रति आदर और श्रद्धा के प्रतीक गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध धर्म गुरुओं और विद्वानों के संदेश सहित कई कार्यक्रम सारनाथ और बोधगया से संचालित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण पूरे कार्यक्रम का संचालन वर्चुअल रूप से किया जा रहा है। दुनिया भर में लगभग 30 लाख श्रद्धालु लाइव वेबकास्ट के माध्यम से आज का कार्यक्रम देख सकेंगे। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार के आदेश के बिना चीन से बिजली उपकरणों का आयात की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयात की इन चीजों को ट्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे देश में पावर ग्रिड बंद होने का संकट पैदा हो सकता है। राज्यों के बिजली मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधी सभी उपकरणों और कलपुर्जों के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। इस तरह की सभी चीजों का बिजली मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमाणित प्रयोगशालाओं में गहन निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई मालवेयर या साइबर खतरा तो मौजूद नहीं है। श्री सिंह ने बिजली उपकरणों के भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। एनएबीएल चिकित्सा संबंधी परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करने वाला संगठन है। आईसीएमआर के अपर महानिदेशक जीएस टुटेजा ने अपने पत्र में कहा है कि कई प्रयोगशालाएं पहली बार कोविड-19 की जांच कर रही है, इसलिए ये जरूरी है कि वे एनएबीएल के नियमों का पालन करें और निजी प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित प्रत्यायन प्राप्त करें। पत्र में कहा गया है कि आईसीएमआर ने निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच के लिए एनएबीएल की मान्यता प्राप्त करने का अनिवार्य मानदंड तय किया है। इनमें वे प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं जिनके पास ट्रूनेट और सीबीनाट माध्यम उपलब्ध हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि जांच की गुणवत्ता और जांच परिणाम की सही व्याख्या करने के लिए एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त करना आवश्यक है। आईसीएमआर ने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एनएबीएल ने मान्यता देने की प्रक्रिया तेज कर दी है और 7 दिन में स्वीकृति दे दी जाती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति में सभी राज्यों में जांच बढ़ाया जाना जरूरी है। आईसीएमआर सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरी होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है। आईसीएमआर ने यह महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 7 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। एक रिपोर्ट। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने संभावित कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए हाथ मिलाया है। भारत बायोटेक ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को गति दे दी है। हालांकि अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लिनिकल ट्रायल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत द्वारा विकसित किया जाने वाला यह पहला स्वदेशी टीका है और सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। वैक्सीन SARS-CoV-2 स्ट्रेन से लिया गया है, जिसे आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा अलग किया गया है। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया को कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग के राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया है।
जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से और 6 सितंबर के बीच की जाएगी, जबकि नीट की परीक्षा को 13 सितंबर को सुनिश्चित किया गया है और 27 सितंबर 2020 को जेईई एडवांस की भी परीक्षा की तिथियों को निश्चित किया गया है। जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव नवीन चौधरी ने अभिसरण और आत्मनिर्भर भारत योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया है। उन्होंने कल जम्मू में हुई बैठक में मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू क्षेत्र में फार्म गेट सुविधाओं को विकसित करने की योजना के तहत परियोजनाएं शुरू करने की हिमायत की। कैबिनेट सचिव ने कल उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 मरीजों की जल्द पहचान और समय से क्लिनिकल प्रबंधन के कारण स्वस्थ होने की प्रतिदिन दर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक कुल 3,79,891 कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 60.73% हो गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी 2,27,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के गंभीर खतरों का सामना कर रहे देशों से एक दूसरे से कहासुनी की बजाय जमीनी वास्तविकताओं को समझने और इस बीमारी पर नियंत्रण का प्रयास करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात स्थितियों के निदेशक माइकल रेयान ने जिनेवा में पत्रकारों से कहा कि लोगों को अब जागृत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और जमीनी वास्तविकता मिथ्या नहीं होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी पर नियंत्रण के प्रयास में कभी देरी नहीं होती। संयुक्त अरब अमारात यूएई में कोविड-19 की जांच तेज होने के साथ ही 672 नए मरीजों का पता लगा है। इसके साथ ही यूएई में कोविड रोगियों की संख्या 50,141 हो गई है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विभिन्न नागरिकताओं वाले संक्रमित लोगों की स्थिति स्थिर है और उनकी जरूरी देखभाल की जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,520 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल मामले बढ़कर 94,695 हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कोरोना संक्रमित 65,000 से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,617 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, जबकि 59 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 2,923 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,364 नए मामले सामने आने से संक्रमण की संख्या 1,92,990 पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में संक्रमण के सक्रिय मामले 79,911 हैं, जबकि 1,04,000 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या अब 8,376 हो गई है। अब तक 10,49,277 लोगों की जांच की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी जिला प्रशासकों और नगर निगमों को कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी से कल 4 और लोगों की मौत हो गई। इस महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 119 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 170 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार चली गई है। 2,825 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक 5,075 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से ठीक होने की मौजूदा दर 63.37% है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा, विश्व ने भारत की ताकत को देखा है। बिजली मंत्री ने कहा, सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों का आयात नहीं।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से निजी प्रयोगशालाओं को NABL मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। सरकार ने कोविड महामारी के कारण JEE और नीट की परीक्षाएं स्थगित की। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धम्मचक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानसून की वर्षा के साथ बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने बाढ़ की विभीषिका रोकने और जान माल का नुकसान कम से कम करने की सुनियोजित योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्वानुमान के आधार पर बाढ़ की पूर्व जानकारी देने की स्थायी व्यवस्था विकसित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर बल दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने को भी कहा है। जलाशयों के समय पर पानी छोड़ने और बाढ़ की रोकथाम के लिए श्री शाह ने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को प्रमुख बांधों की भंडारण क्षमता के आकलन का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ में मारे गए लोगों के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की है। श्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से कल बात की तथा राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मध्य प्रदेश में पुलिस ने कोरोना महामारी के दौर में तनाव और अन्य कारणों से आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों की मदद करना है। इस अभियान के तहत हेल्पलाइन सेवा लेने वाले लोगों की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आसपास नामक इस हेल्पलाइन सेवा को बैतूल जिला पुलिस ने शुरू किया है, जिससे कोई भी व्यथित, परेशान या अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को अकेला न समझे। बैतूल एसपी श्रद्धा जोशी ने आकाशवाणी को बताया कि यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। पुलिस जरूरतमंद व्यक्तियों को मनोचिकित्सक की सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। अगर केस बहुत क्रिटिकल है और हमें लग रहा है कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई की आवश्यकता है या फिर हमारी सहायता की आवश्यकता है तो तुरंत हमारा फास्ट रिस्पांस व्हीकल वहां जाएगा और अगर किसी मेडिकल फैसिलिटीज की उसको आवश्यकता है तो वो भी संबंधित तक पहुंचाई जाएगी। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजी विशेषज्ञ मयंक राजपूत ने बताया कि अवसादग्रस्त व्यक्ति को पहचान कर उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचाया जा सकता है। अगर आपको इससे ज्यादा कहीं मानसिक तनाव है तो आपको काउंसलिंग की सुविधाएं भी दी जाएगी, किसी डॉक्टर के पास रेफर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम होंगे। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 687 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद राज्य में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 34,686 हो गई है। हमारी संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया है कि और 19 लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,906 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 687 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 195 मामले अहमदाबाद शहर से सामने आए, जबकि सूरत में 190 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 340 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से अच्छे होने वाले कुल मरीजों की संख्या 24,941 हो गई है। राज्य में अब तक 3,95,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 14 नए क्षेत्रों को शामिल किया है। इसके साथ ही शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 60 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कल 4,329 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि मार्च में राज्य में पहला मामला सामने आने के बाद 103 दिनों में ये आंकड़ा 50,000 से अधिक हो गया था। अगले 16 दिनों में ये दोगुना होकर 1 लाख हो गया। चेन्नई में कोविड के मरीजों के उपचार की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्टेनली मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की संख्या 800 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर ने बताया कि कॉलेज में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 400 अतिरिक्त बिस्तर स्थापित किए गए हैं। शहर के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी एक साथ 750 मरीजों के उपचार की व्यवस्था की है।
चेन्नई के ताम्बरम सैनिटोरियम में भी 500 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इस बीच तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। हालांकि इनमें से 60% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में मृत्यु दर 1.35 है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में एक आयुर्वेद चिकित्सक गिरधर काजे ने बंगलुरु में कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण किया है। ये परीक्षण विक्टोरिया कोविड अस्पताल में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 10 रोगियों पर किया गया। बंगलुरु मेडिकल कॉलेज की नैतिक आचरण समिति और भारतीय चिकित्सा परीक्षण पंजीयक कार्यालय ने इस परीक्षण को मंजूरी दी थी। डॉक्टर गिरधर काजे ने आकाशवाणी को बताया कि विक्टोरिया कोविड हॉस्पिटल में कोरोना के 10 मरीजों पर इस आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसके सकारात्मक नतीजे आए हैं। ये मरीज 9 दिन में स्वस्थ हो गए और इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। These two Ayurvedic medicines, namely Bhaumya and Satna tablets, the cure was established within 3 to 9 days. Because of this result, what we are urging to the government is try these medicines with the higher number of patients so that results can be established further. Moreover, we are ready to surrender all rights and formula to the government. भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की आकांक्षा के अनुरूप आकाशवाणी से आज संस्कृत में पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। 20 मिनट का पत्रिका कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी एफएम न्यूज और अन्य मीटरों पर सुबह 7:10 से सुना जा सकता है। रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृति में निहित मानवीय मूल्यों को प्रकट करने वाली सूक्ति, प्रसंग, ज्ञान विज्ञान, बाल वल्लरी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनविक्षिकी खंड शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं की आवाज को प्रमुखता दी जाएगी और भारतीय परंपरा और संस्कृति के बारे में उनके विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। समग्र रूप से ये संस्कृत प्रेमियों के लिए विशेष कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विज्ञान विभाग की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों से घर में रहने और साफ सफाई बरतने की अपील की। It is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients, and for this I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की लैब मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करने को महत्वपूर्ण बताया। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल कहा कि उनका मंत्रालय 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए युवा चैंपियन एथलीट बनाने के उद्देश्य से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जूनियर आरंभ करेगा। अभी टॉप्स योजना सीनियर एथलीटों के लिए है, जिनकी पहचान ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों के तौर पर की गई है। इनमें भारत के शीर्ष एथलीट शामिल हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और तटवर्ती जिलों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई नगर निकाय से सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त रखने को कहा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में रात भर भारी बारिश होती रही। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मुंबई और कई पड़ोसी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। बृहन्मुंबई महानगर निगम ने सभी 24 विभागों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल की 3 इकाइयों को आपात स्थिति में तत्काल सहायता के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही भारतीय तटरक्षक बल तथा नौसेना के समन्वय अधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर पुलिस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस, बेस्ट, स्वास्थ्य विभाग, वर्षा जल संचयन सहित विभिन्न आपातकालीन राहत एजेंसियों के समन्वय अधिकारी आज दिन भर मुख्य नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में गरज के साथ वर्षा होने की उम्मीद है। यहां न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। गिलगित में शाम तक बादल छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आनंद, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी विमलेंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह यात्रा अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला का कहना है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच अचानक लेह पहुंचे प्रधानमंत्री। अग्रिम चौकी नीमू से चीन को दिया कड़ा संदेश, विस्तारवाद का युग खत्म, मिट गई ऐसी ताकतें, अब समय है विकासवाद का। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सिंहनाद की संज्ञा दी है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के हवाले से जनसत्ता लिखता है, चीन से बिजली उपकरणों का नहीं होगा आयात। दैनिक ट्रिब्यून की टिप्पणी है, साइबर स्ट्राइक के बाद अब चीन को इलेक्ट्रिक शॉक। वर्ष 2018-19 के दौरान 21,000 करोड़ रुपए का चीन से किया गया था आयात। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दुर्दांत अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले की खबर को अखबारों ने तरजीह दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने ही 8 कर्मी खो दिए। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, 15 अगस्त को कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी। 140 वैक्सीन पर दुनिया भर में चल रहा है काम, लेकिन भारत निकल सकता है सबसे आगे। दैनिक भास्कर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ के हवाले से लिखता है, दुनिया की 70% वैक्सीन मेड इन इंडिया है। मौजूदा टैलेंट और टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जनसत्ता की सुर्खी है, 24 घंटे में 20,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित। शुक्रवार को 379 लोगों की संक्रमण से मौत। राजस्थान पत्रिका का कहना है, अमेरिका में कोरोना से सबसे बुरे हालात, एक सप्ताह में 4 बार रोजाना 40,000 लोग संक्रमित। हिंदुस्तान फैसला शीर्षक से लिखता है, नीट और जेईई परीक्षाएं सितंबर में होंगी। जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस की सराहना की। उन्होंने कहा, विश्व ने भारत की ताकत को देखा है। बिजली मंत्री ने कहा, सरकार की अनुमति के बिना चीन से बिजली उपकरणों का आयात नहीं होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से निजी प्रयोगशालाओं को NABL मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित की। और गृह मंत्री अमित शाह ने देश में वर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।